नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में 10 रूपक की, और 10 रूपक के प्रथम प्रकाश पर हमारी बात चल रही थी। तो 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में हमने देखा था, वैसे प्रथम प्रकाश का नाम क्या है? वस्तु प्रकाश। जो रूपक के भेदक हैं वस्तु, नेता, रस, उनमें से जो कथा वस्तु है, इतिवृत्त है, उसका संपूर्ण विभाजन, संपूर्ण वर्णन प्रथम प्रकाश में है। तो जो कथा वस्तु का विभाजन है उसमें हमने देखा था कि कथा वस्तु जो है, अभिनय के आधार पर 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है, एक तो सूच्य कथा वस्तु और एक दृश्य कथा वस्तु। तो सूच्य कथा वस्तु की सूचना कैसे दी जाए? ऐसी कथा वस्तु जो मतलब वस्तु विस्तृत, या तो विस्तार से हो, या फिर मतलब जिसका प्रदर्शन अभिनय के माध्यम से नहीं किया जा सकता हो। जैसे कोई भी ऐसी घटनाएं जैसे स्नान आदि हैं तो उनको रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे विस्तार, कोई कथा वस्तु बहुत ही विस्तार पूर्वक लिया गया हो, जैसे राम का वनवास है तो वनवास काल इतना लंबा, तो उसको नहीं दिखाया जा सकता अभिनय करके, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो इस कथा वस्तु की सिर्फ सूचना दी जाती है विस्कंबक, प्रवेशक आदि के माध्यम से, कि पहले तो दिखाया जाता है कि वनवास के लिए प्रस्थान करते हुए, और उसके बाद आगे की जो घटना होती है वो अभिनय के माध्यम से दिखा दी जाती है, जो आवश्यक होती है। और जो बहुत ही विस्तार वाला जो टॉपिक होता है, विस्तार वाली जो कथा वस्तु होती है, उसकी सिर्फ सूचना दी जाती है। तो जिसकी सूचना दी जाती है वो सूच्य कथा वस्तु कहलाती है। सूच्य कथा वस्तु के प्रतिपादन के 5 माध्यम हैं। 5 प्रकार से सूच्य कथा वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, और उन 5 का अध्ययन हमने कर लिया था। जो 5 थे, कौन कौन से? अर्थोपक्षेपक कहलाते हैं वो 5। कौन कौन से थे? विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। जैसे इनकी परिभाषा बताई जाती है तो विस्कंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार ऐसे बताई गई है। लेकिन अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा, क्रम पूछेगा कि जो छेपक हैं 5, उनका क्रम क्या है, तो जो श्लोक में क्रम दिया गया है ना, विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक, तो वही क्रम आपको स्मरण रखना है, क्योंकि सही वही है जो अपना श्लोक में लक्षण में इन 5 को जो क्रम दिया गया है वो क्या है? विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। तो यही क्रम आपको स्मरण रखना है। इसके पश्चात धनंजय ने क्या बताया है कि जो एक तो सूच्य कथा वस्तु है वो ए भी संसूचित, इन सब के द्वारा सूचित कर देनी चाहिए। रूपक के अंतर्गत जो ये कथा वस्तु है, सूच्य कथा वस्तु है, वो ए भी संसूचित, यानी इनके द्वारा सूचित कर देनी चाहिए। किनके द्वारा? आपसे प्रश्न पूछेगा कि सूच्य कथा वस्तु को कै संसूचित, सूच्य कथा वस्तु को किनके द्वारा सूचित करना चाहिए? तो उत्तर क्या आएगा? अर्थोपक्षेपकों के द्वारा। ठीक है, तो सूच्य कथा वस्तु के प्रतिपादन का प्रकार तो क्या है? अर्थोपक्षेपक है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो दूसरी कथा वस्तु है, दृश्य कथा वस्तु, उसको कैसे प्रदर्शित करना चाहिए? अंकै प्रदर्शित। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, दृश्य कथा वस्तु कै प्रदर्शित, दृश्य कथा वस्तु को कैसे प्रदर्शित करना चाहिए? तो अंकों के माध्यम से। ठीक है, सूच्य कथा वस्तु को प्रदर्शित करेंगे, सूचना देंगे किनके माध्यम से? अर्थोपक्षेपकों के माध्यम से। और दृश्य जो कथा वस्तु है उसका प्रदर्शन करेंगे हम अंकों के माध्यम से। तो ये बात हो गई सूच्य कथा वस्तु और दृश्य कथा वस्तु की, जो कि अभिनय के आधार पर कथा वस्तु के 2 प्रकार हैं। अब अगली बात आती है, कथा वस्तु का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। पहला तो किया गया है फल के आधार पर, आधिकारिक और प्रासंगिक। दूसरा विभाजन किया है अभिनय के आधार पर, जो किया है सूच्य कथा वस्तु और दृश्य कथा वस्तु। और अगला जो विभाजन किया है वो तीसरा विभाजन है नाट्य धर्म के आधार पर। नाट्य धर्म
या संवाद के आधार पर। नाट्य धर्म और संवाद के आधार पर भी दो प्रकार से विभाजन किया गया है। इस कथा वस्तु को दो भागों में विभक्त किया गया है नाट्य धर्म के आधार पर। देखिए कैसे, देखो कथा वस्तु सामान्यतः इसका तीन भागों में विभाजन किया गया, त्रिधा आएगा इसमें। उसके बाद में इसका जो एक प्रकार है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो तीन प्रकार से संवाद के आधार पर कैसे विभाजित करेंगे। एक कथा वस्तु तो ऐसी बातें जो सब लोगों को सुनाई जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं नाटक के अंतर्गत, रूपक के अंतर्गत, जो सबके सामने कही जाती है। जो सबके सामने जो बात कही जाती है उसको कहते हैं सर्वेषां श्राव्य, सबके लिए सुनने योग्य, सर्वेषां श्राव्य। एक कथा वस्तु होती है जो कुछ ही लोगों को सुनाई जाती है, उसको कहते हैं नियत श्राव्य। और एक कथा वस्तु ऐसी जिसे पात्र अपने मन में ही कहता है, अपने मन में विचार करता है, किसी को नहीं सुनाता, वो कहलाती है अश्राव्य। ठीक है, तो तीन प्रकार से विभक्त की गई है, सर्वेषां श्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य। तो तीन प्रकार से विभाजन है। एक तो है सर्वेषां श्राव्य, नियत श्राव्य और एक है अश्राव्य। तीन विभाजन है नाट्य धर्म के आधार पर, संवाद के आधार पर। जो सर्वेषां श्राव्य, सबको सुनाने योग्य बात होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशम। कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो सबको सुनाई जाती है, उसको प्रकाशम, सर्वेषां श्राव्यम प्रकाशम स्यात्। जो सबको सुनाने योग्य बात होगी वो प्रकट में होगी। और कोई पात्र कुछ बात कह रहा है और उसके आगे कोष्टक में लिखा हुआ है प्रकाशम, मतलब वो बात सबको सुनाकर कहता है। पहले मान लो वो कुछ मन में सोचता है, उसके बाद सबको सुनाकर कहता है, तो जहाँ से वो सबको सुना रहा है बात को, तो कोष्टक में लिखा हुआ मिलेगा प्रकाशम, मतलब ये बात वो सबके सामने कहता है। तो सर्वेषां श्राव्यम जो घटना होती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रकाशम। प्रकाशम का मतलब प्रकट में। देखो जैसे प्रकाश सबके लिए होता है, उसी तरह से सर्वेषां श्राव्य जो कथा वस्तु होती है वो सबके लिए होती है, तो प्रकाशम शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसी घटना जो किसी को नहीं सुनाई जाती, बस मन मन में कही जाती है, उसके लिए आएगा स्वगतम, अश्राव्यम स्वगतम मतम। अश्राव्य जो घटना होती है उसको स्वगतम कहते हैं। स्वगतम का अर्थ होता है मन ही मन में। अश्राव्यम स्वगतम मतम, ऐसा लिखा है आचार्य ने। सर्वेषां श्राव्यम प्रकाशम स्यात् और अश्राव्यम स्वगतम मतम, यानी ऐसी बात जो किसी को नहीं सुनाई जाती, अपने मन में कही जाती है, उसके लिए जो शब्द आएगा आपको स्मरण क्या रखना है, सर्वेषां श्राव्यम के साथ आप जोड़ेंगे प्रकाशम और अश्राव्यम के लिए आप कहेंगे स्वगतम। स्वगतम का अर्थ होता है मन ही मन में, मन ही मन में कोई बात कहना। तो कोई पात्र है वो कुछ बोल रहा है अपने मन ही मन में, तो उस बात को कहने से पहले कोष्टक में लिखा हुआ मिलेगा स्वगतम। तो उससे आपको समझना है कि ये बात पात्र अपने मन में कह रहा है, किसी को नहीं सुना रहा। अश्राव्य वो कथा वस्तु किस प्रकार की होगी, अश्राव्यम। और जो प्रकाशम कथा वस्तु होगी वो होगी सर्वेषां श्राव्यम। ठीक है, तो जो सर्वश्राव्य कथा वस्तु है, जो अश्राव्य कथा वस्तु है, इन दोनों की बात हो गई। अब है नियत श्राव्यम। नियत श्राव्यम का मतलब है ऐसी घटना, ऐसी बात जो सबको तो नहीं कही जाती, लेकिन एक या दो को, यानी एक या दो या तीन व्यक्तियों के बीच में ऐसी बात होती है। जैसे हम भी ऐसा करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन कोई बात ऐसी है जो अपने मित्र को, अपने पास वाले को हम कान में कहते हैं, चुपके से कहते हैं, तो वो बात होती है नियत श्राव्यम, यानी निश्चित व्यक्तियों को कहने योग्य बात। सबके सामने तो नहीं कही जा रही, लेकिन निश्चित व्यक्ति को कोई बात कही जा रही है, वो होगी नियत श्राव्यम। तो नियत श्राव्य जो है उसके दो भेद हैं, एक तो है जनांतिकम
जनांतिकम और एक है अपवारितम। एक है जनांतिकम और एक अपवारितम। जनांतिकम और अपवारितम दोनों नियत श्राव्य हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ही सबको नहीं सुनाई जाती बात, किसी विशेष व्यक्ति को सुनाई जाती है, लेकिन दोनों के लिए आपको, दोनों में आप अंतर कैसे याद रखेंगे? जैसे जनांतिकम है उसमें आपको याद रखना है, जनांतिकम का मतलब होता है हाथ की ओट में, हाथ की ओट में कोई बात कहना, अकेले में किसी व्यक्ति को बात कहना। तो इसके लिए आएगा त्रिपताका करेण, यानी ऐसे हथेली की ओट में कोई बात कही जाती है। त्रिपताका करेण अन्यान अपवार्य। हथेली को त्रिपताका की मुद्रा में करके अन्य लोगों को हटाकर अपने पास वाले व्यक्ति को या किसी विशेष व्यक्ति को जब कोई बात कही जाती है तो उसे कहते हैं जनांतिकम। तो जनांतिकम के साथ में आप क्या शब्द याद रखेंगे? त्रिपताका करेण। परीक्षा में आपको मिलेगा त्रिपताका करेण। जब त्रिपताका करेण शब्द आपको दिखे तो उसके साथ आपको जोड़ना है जनांतिकम, यानी जो हाथ की ओट में हाथ को, हथेली को त्रिपताका की तरह करके जब कोई बात अन्य लोगों को हटाकर एक विशेष व्यक्ति को कही जाती है तो वो होती है जनांतिकम। और अपवारितम, अपवारितम के साथ, अपवारितम का मतलब एक और हटकर, एक साइड में जाकर कोई गुप्त बात करी जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसे कहते हैं अपवारितम। अपवारितम के साथ आपको याद रखना है रहस्यम, यानी कोई गुप्त बात कहना, और कहाँ कहना? परावर्ते। एक और घूमकर, एक और हटकर किसी व्यक्ति के साथ कोई गुप्त बात, कोई रहस्यमय बात कही जाती है तो उसे कहते हैं अपवारितम। तो इस तरह से नियत श्राव्य के दो भेद हैं, एक तो जनांतिकम और एक अपवारितम। जनांतिकम है त्रिपताका करेण, हथेली की ओट में, और अपवारितम है रहस्यम प्रावर्ते, यानी रहस्यमयी बात एक और हटकर जब किसी व्यक्ति के साथ करी जाती है तो उसे कहते हैं अपवारितम। तो ये कथा वस्तु का विभाजन यहाँ पर पूरा हो जाता है, क्योंकि प्रथम प्रकाश में वस्तु प्रकाश ही तो प्रथम प्रकाश का नाम है, और कथा वस्तु के इतिवृत्त के बारे में जितना सब कुछ मैटर हो सकता है पूरा वर्णन प्रथम प्रकाश में किया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी कथा वस्तु है उसके विभाजन कितनी प्रकार से किए गए हैं, ये पूर्ण हो गया है। नाट्य, धर्म और संवाद के आधार पर देखिए, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य, तीन प्रकार की कथा वस्तु है। सर्वश्राव्य है वो प्रकाशम, अश्राव्य स्वगतम, और नियत श्राव्य के दो भेद हैं, जनांतिकम और अपवारितम। ठीक है, इस तरह से कथा वस्तु का विभाजन पूरा हो जाता है। जो कथा वस्तु है उसको तीन तरह से विभाजित किया गया है। देखिए, वापस एक बार देख लेते हैं। वस्तु विभाजन किस प्रकार से किया गया है? पहला तो अभिनय के आधार पर किया है। अभिनय के आधार पर कथा वस्तु को बांटा है आधिकारिक और एक है प्रासंगिक। फिर हमने देखा था जो प्रासंगिक कथा वस्तु है उसके दो भेद हैं, पताका और प्रकरी। फिर इन तीनों के तीन तीन भेद हैं, कौन कौन से? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। तीनों के तीन तीन भेद हुए। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के भेद से इस तरह से अभिनय के आधार पर 9 प्रकार की कथा वस्तु हो गई। और फिर जो 9 है उसको वापस विभाजित किया गया है, दिव्य, दिव्यादिव्य और मृत्य। ठीक है,
तो 9 का 3 प्रकार से विभाजन हुआ, तो अभिनय के आधार पर जो कथा वस्तु है वो कितने प्रकार की हुई? 27 प्रकार की हुई। इसके पश्चात हमने देखा कि कथा वस्तु का विभाजन उसके बाद में ये अभिनय के आधार पर नहीं, फल के आधार पर, फल के आधार पर सर्वप्रथम विभाजन किया। फिर जब अभिनय के आधार पर विभाजन किया कि किसका अभिनय अंकों में किया जाना चाहिए और किसका नहीं किया जाना चाहिए, तो जिसका अभिनय नहीं किया जा सकता उसको हमने कहा सूच्य कथा वस्तु, और जिसको अंकों में प्रदर्शित करेंगे उसे कहेंगे वाच्य या दृश्य कथा वस्तु। फिर दृश्य कथा वस्तु को तो अंकों में प्रदर्शित कर देंगे और सूच्य कथा वस्तु को 5 प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। वो 5 प्रकार हमने कल ही पढ़े हैं, विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। और फिर हमने तीसरा विभाजन किया नाट्य धर्म के आधार पर। नाट्य धर्म के आधार पर जो विभाजन किया वो क्या था? सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य। और जो नियत श्राव्य है उसके 2 भेद हमने किए, जनांतिकम और अपवारितम। इस तरह से जो वस्तु प्रकाश है उसमें आचार्य धनंजय ने कथा वस्तु का 3 प्रकार से विभाजन किया है, फल की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से और नाट्य धर्म की दृष्टि से। तो तीनों ही प्रकार के विभाजन हम अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। इस तरह से ये प्रथम प्रकाश समाप्त हो जाता है। और अंत में एक बात और बताई है, एक चीज और बताई है, आकाश भाषित, यानी रूपक के अंतर्गत कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनको आकाश भाषित कहते हैं। आकाश भाषितम क्या होता है कि कोई ऐसा पात्र होता है जो मतलब अपने आप अकेले बात करता है आकाश की ओर देखकर, कि जैसे आया किम ब्रविशी, जैसे इस तरह से बोलता है, किम ब्रविशी, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, सबका विनाश हो जाएगा, इस तरह से बोलता रहता है। और बिना पात्रम, बिना दूसरे पात्रों के वो अकेला ही बोलता है। तो किम ब्रविशी, इस तरह से बिना पात्रम मतलब बिना पात्र के जब कोई व्यक्ति बात करता रहता है तो उस स्थिति को कहते हैं आकाश भाषित। तो अंत में उन्होंने आकाश भाषित के बारे में भी बताया है। इसके पश्चात धनंजय ने कहा है कि जो रूपक आदि की कथा वस्तु है उसको वस्तु के समस्त भेदों को ध्यान में रखते हुए, और फिर उन्होंने 2 नाम प्रयुक्त किए हैं कि कथा वस्तु लिखी जाएगी ना, कथा वस्तु अभिनय करने से पहले लिखी जाएगी, तो लिखने के लिए कवि को सबसे पहले तो वस्तु के समस्त भेदों का अध्ययन करो। फिर प्रमुख जो ग्रंथ हैं रामायण, वृहत कथा, रामायण और वृहत कथा 2 का नाम प्रयुक्त किया है कि रामायण, वृहत कथा, इनका अनुशीलन करके इनके आधार पर कथा वस्तु आपको लिखनी चाहिए। और उसके पश्चात नेता रस आदि सबका, नेता रस इनका तो आगे द्वितीय प्रकाश है वो नेता रस के नाम से है, यानी नायक की संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है, भेद आदि। और फिर तीसरे में रूपक प्रकाश यानी रूपक के भेद। और फिर चतुर्थ जो प्रकाश है वो है रस प्रकाश के नाम से, रस का संपूर्ण विवरण चौथे प्रकाश में दिया गया है। तो कथा वस्तु लिखने से पहले वस्तु के समस्त भेदों का अध्ययन करना चाहिए, फिर रामायण, बृहत कथा आदि का अध्ययन करके, अनुशीलन करके फिर कथा वस्तु लिखी जानी चाहिए। तो इसके साथ ही प्रथम प्रकाश पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अंत में लिखा है कि धनंजय कृत 10 रूपकस्य प्रथम प्रकाश, कि धनंजय कृत 10 रूपक के प्रथम प्रकाश की समाप्ति होती है इति शब्द के साथ। और साथ में इन्होंने लिखा है कि धनंजय ने तो 10 रूपक लिखा है, तो धनंजय के एक भाई हैं धनिक, धनंजय के भाई हैं धनिक, जिन्होंने इनके 10 रूपक पर जो वृत्ति लिखी है साथ साथ में, उस वृत्ति का नाम क्या है, टीका का नाम क्या है, अवलोक टीका, जिसे 10 रूपा अवलोक के नाम से भी जानते हैं, 10 रूपा अवलोक। तो आपको याद क्या रखना है कि अंत में लिखा हुआ है कि विष्णु सुनो, विष्णु सुनो, विष्णु के पुत्र, नाम क्या प्रयुक्त हुआ है, विष्णु सुनो। तो विष्णु के पुत्र
धनिक कृतस्य। विष्णु सुनो, विष्णु के पुत्र धनिक द्वारा कृत 10 रूपावलोके, 10 रूपावलोक का प्रथम प्रकाश समाप्त होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा धनंजय और धनिक के पिता का नाम क्या था? तो लिखा गया है 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में विष्णु सुनो। विष्णु सुनो शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब ये दोनों किसके पुत्र हैं? अगर धनिक है वो विष्णु के पुत्र हैं, तो धनंजय भी तो विष्णु के ही पुत्र हैं। इन दोनों के, क्योंकि दोनों आपस में भाई है, तो दोनों के पिता का नाम क्या है? विष्णु। तो आपसे प्रश्न पूछेगा धनंजय और धनिक के पिता का नाम, यानी दोनों के पिता का नाम है विष्णु। तो इसके साथ ही प्रथम प्रकाश हमारा पूर्ण होता है, समाप्त होता है, जिसमें कथा वस्तु के संपूर्ण भेदों का, संधि आदि का और अर्थ प्रकृतियों और कार्य अवस्थाओं का वर्णन हमने अच्छी तरह से किया है। इसके पश्चात हम जो द्वितीय प्रकाश है वो तो नेता प्रकाश के नाम से है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जहाँ लगभग तृतीय प्रकाश दिया हुआ है जिसका नाम है रूपक प्रकाश। तो रूपक प्रकाश भी अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, लेकिन जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अध्ययन हम कल से हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रकाश पूर्ण हो गया है और प्रथम प्रकाश में लगभग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही होगी, पाठ्यक्रम का कोई हिस्सा जो महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी नहीं रहा है हमारा, क्योंकि वस्तु प्रकाश में वस्तु के बारे में ही वर्णन है और वस्तु का वर्णन हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आप एक बार वापस इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें और ये वस्तु विभाजन है उसको आत्मसात करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।